अब तक हमने ये देखा कि भैया जो हमारी जर्नल की बुक है, जो हमारी जर्नल की बुक है, इस बुक में जो भी एंट्रीज हमने की है, जो भी अकाउंट हमने ओपन किए हैं, ये जितने भी अकाउंट हमने ओपन किए हैं, इनकी पोस्टिंग जो है वो की जाएगी लेजर के अंदर। ये हमें अच्छे से समझ में आ गया। कहाँ किया जाएगा भैया? लेजर नाम की जो पुस्तक है, पहली पुस्तक जिसका नाम था जर्नल, और दूसरी जो स्टेप की हमारी बुक आ गई वो आ गई लेजर। लेजर के हर पेज के अंदर मैं जितने भी यहाँ अकाउंट आए हैं, डेबिट में, क्रेडिट में, फिर से डेबिट में, फिर से क्रेडिट में, जितने भी अकाउंट आए हैं सारे के सारे अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे देखिए बात ये है कि जब हम जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करते हैं, उस समय हमें पोस्टिंग करते समय रूल्स को ध्यान करते समय, हमें पोस्टिंग करते समय हमें ध्यान ये रखना है कि भैया जो हमारी जर्नल एंट्री है, जो हम पोस्टिंग कर रहे हैं, वो पोस्टिंग इस बात पे डिपेंड करती है, पोस्टिंग इस बात पे डिपेंड करती है कि जो हमारी जर्नल एंट्री है वो एक सिंपल जर्नल एंट्री है या वो कोई कंपाउंड जर्नल एंट्री है। कंपाउंड जर्नल एंट्री है। और कंपाउंड जर्नल एंट्री का मैंने मीनिंग क्या बताया, और सिंपल जर्नल एंट्री का मीनिंग क्या हुआ? सिंपल जर्नल एंट्री का मैंने मीनिंग ये कहा आपसे कि भैया जहां पर एक स्पेसिफिक अकाउंट होता है डेबिट और दूसरा अकाउंट होता है क्रेडिट। एक अकाउंट डेबिट और एक अकाउंट क्रेडिट का रूल फॉलो करते समय अगर हम किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उसे हम सिंपल जर्नल एंट्री कहते हैं। सिंपल जर्नल एंट्री का मतलब हुआ कि एक अकाउंट डेबिट होगा और एक अकाउंट क्रेडिट होगा, और दोनों का जो अमाउंट है वो बिल्कुल एक इक्विवेलेंट जैसा रहेगा। परंतु कंपाउंड एंट्री कई बार हमने ये देखा था, जब हम जर्नल का चैप्टर कर रहे थे, हमने वहां सीखा था कंपाउंड एंट्री। वहां पर हमने दो तरह की सिचुएशन देखी थी। कंपाउंड एंट्री में हमने दो तरह की सिचुएशन देखी थी। हमने कहा था कि हमारा समय बचाने के लिए हमने एक अकाउंट को डेबिट किया। मान लीजिए ये था 10,000 रुपीज। मोहन का अकाउंट डेबिट किया, मान लीजिए था 5,000 रुपये, और 2 हमने लिख दिया कैश 15,000 रुपये। देखिए एक बात समझना अच्छे से कि जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल है, हमारा जो बेसिक प्रिंसिपल है कि डेबिट के इक्विवेलेंट ही क्रेडिट होगा, वो प्रिंसिपल कभी वायलेट नहीं हो सकता। वो प्रिंसिपल कभी, देखिए जो हमारा अकाउंटिंग का जो बेसिक प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल है जितना अमाउंट डेबिट हुआ उतना ही क्रेडिट होगा। वो प्रिंसिपल किसी भी हालत में आप उसको बाईपास नहीं कर सकते हो। हमने कंपाउंड एंट्री करने का जो हमारा पर्पस था वो था सिर्फ और सिर्फ समय को बचाना। एक ही नेचर के ट्रांजैक्शन के अंदर हमने ये देखते हैं कि एक पर्टिकुलर हेड अगर बार बार रिपीट होता है, तो देखिए जो कैश है यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो मैं दो एंट्री करता, राम अकाउंट डेबिट टू कैश, मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश। इससे बढ़िया मैंने एक कंपाउंड एंट्री कर दी। तो ये अल्टीमेट मेरा टारगेट था, समय बचाना। कंपाउंड एंट्री रिवर्स भी हो सकती है। एक अकाउंट मान लीजिए डेबिट है और दो अकाउंट सामने क्रेडिट है, अमाउंट इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी हम कंपाउंड एंट्री कर सकते हैं। इसका जस्ट रिवर्स हो गया। परंतु हमें फर्क पड़ जाएगा, फर्क पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कुछ एडिशनल बातों का। रूल तो वही रहेगा, परंतु हमें कुछ एडिशनल बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जब हम कंपाउंड एंट्री को हम पोस्टिंग कर रहे हैं। कहाँ पे? लेजर के अंदर। तो सिंपल जर्नल एंट्री का हमने बहुत अच्छे से देख लिया कि सिंपल जर्नल एंट्री की पोस्टिंग लेजर में जो अकाउंट बने हैं उसमें कैसे होने वाली है,
ये पार्ट हम बहुत अच्छे से देख चुके हैं, ठीक है। हमें देखना है कंपाउंड एंट्री अगर हमारे सामने आ जाएगी तो ऐसी स्थिति के अंदर जो हम लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं, इस जर्नल एंट्री की जब हम लेजर में लेके जाएंगे तो किन अतिरिक्त बातों का ध्यान रखना है, ये हमें यहाँ पे सीखना है। इसके बाद एक और मैंने टाइप बताई थी कि जो हमारी ओपनिंग एंट्रीज होती है, ओपनिंग एंट्रीज का मैंने मीनिंग क्या बताया कि भैया आपके सामने दो सिचुएशन होती है। एक वो सिचुएशन जहां आप किसी का अकाउंट लिख रहे हो एक नई फर्म में, फर्स्ट टाइम कोई फर्म अगर अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही है तो उसकी ओपनिंग वही होती है जिसके अंदर सामान्यतः पूंजी लगाकर व्यापार प्रारंभ किया जाता है। परंतु आप किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस की अगर अकाउंट्स लिख रहे हो तो आपको पुरानी बैलेंस शीट मिलेगी, उस पुरानी बैलेंस शीट को यूज करके आपको नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत करनी है। उस एंट्री को आपको यूज करते हुए पुरानी जो बैलेंस शीट है उस बैलेंस शीट का प्रयोग करके आपको नए वित्तीय वर्ष, नए अकाउंटिंग वर्ष की शुरुआत करनी है। तो जो पहली एंट्री होती है जिसका आधार, जिसका बेस हमारी बैलेंस शीट होती है प्रीवियस ईयर की, 31 मार्च को हमने जो साल खत्म किया 1 तारीख को वहीं से शुरुआत करेंगे। तो ये जो ओपनिंग एंट्री हमारे सामने आती है, इस ओपनिंग एंट्री की जर्नल से लेजर में पोस्टिंग कैसे करनी है ये भी हमें अच्छे से समझना है। पर एक बार यहाँ पर इन दोनों टॉपिक को अलग से कवर करें, उससे पहले हम कवर करने की कोशिश करेंगे जहाँ पे हम सीख रहे हैं कि एक अकाउंट को बैलेंस कैसे किया जाता है। एक अकाउंट को बैलेंस कैसे किया जाता है वो समझ लेते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। चलिए भैया, अकाउंट हमारे सामने क्रिएट हो गए। हमने जो पहला स्टेप था, जिस स्टेप के अंदर हमने एक जर्नल एंट्री जो हमारे सामने आई थी जहाँ पे एक अकाउंट को डेबिट किया था और एक अकाउंट को हमने किया था क्रेडिट। इसका जो पहला पार्ट है इसको हम लेके गए थे, कहाँ पे लेके गए थे भैया? इसका हमने अकाउंट क्रिएट किया और ये भी अकाउंट किया। ये स्टेप्स तो हमने कर लिए, हमारे सामने अकाउंट क्रिएट हो गए। तो जब एक बार हमारे सामने अकाउंट क्रिएट हो गए, अब उसको बैलेंसिंग कैसे करना है आज हमें ये सीखना है। तो चलिए, तो मान लीजिए सबसे पहली बात है, मान लीजिए ये राम का अकाउंट है जो आपने क्रिएट किया। सिंपल सी भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। 2 अकाउंट क्रिएट करता हूं, एक राम का अकाउंट, ये प्रॉपर फॉर्मेट में होगा भैया, मैं शॉर्टकट में कर रहा हूं, ठीक है। और एक होगा मान लीजिए ये सेल्स का अकाउंट। ये 2 अकाउंट आपके सामने आ गए, सारे कॉलम हैं इसके अंदर। मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूं भैया कि भैया हम अकाउंट का बैलेंस कैसे क्रिएट करेंगे। हमें 2 बातों को समझना है। जो पहली बात है वो है कि किसी भी अकाउंट का बैलेंस कौन सा होता है, किसी भी अकाउंट का बैलेंस कौन सा होता है। तो मान लीजिए मिस्टर राम है, राम के अकाउंट में टू कैश से एंट्री हुई थी, मान लीजिए 10,000 रुपये। फिर से एक ट्रांजैक्शन आया टू कैश, मान लीजिए 20,000 रुपये। और बाई आपने लिख लिया परचेज, मान लीजिए 5,000 रुपये। ये सिंपल सा एक एग्जांपल लिया मैंने। एक सेल्स का अकाउंट आया मेरे सामने, ठीक है भैया, सेल्स का अकाउंट आया और यहां मैंने बाई लिखा मोहन, बाई लिखा राम। ये जर्नल एंट्री मान लीजिए मेरे सामने आ गई, ये 10,000 की और ये एंट्री भी 10,000 की। ये सामान्य ट्रांजैक्शन, मैंने मान लीजिए ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया,
बस ये हो गया मान लीजिए। या एक और ट्रांजेक्शन लिख दीजिए, चलिए टू कैश 7,000 कर देता हूँ, थोड़ा इजी रहेगा। चलिए 7,000 रुपीज़। ये दो तरह के अकाउंट आपके सामने आ गया। तो पहला हमारा जो काम है, हमारे सामने जितने भी अकाउंट होंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो जो अकाउंट है वो कौन से नेचर का अकाउंट है। जब अकाउंट का बैलेंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें ये ज़रा भी सोचने की जरूरत नहीं है कि ये पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है या रियल अकाउंट है, या ये एसेट्स, लायबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर या एसेट्स नेचर का अकाउंट है। हमें न तो ये सोचना है कि ये अकाउंट ट्रेडिशनल मेथड से बना है या ये जो अकाउंट है वो मॉडर्न अप्रोच से बना है। जब अकाउंट के बैलेंसिंग कर रहे हो उस समय हमें ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो पड़ेगी अगले स्टेप में कि कौन से अकाउंट को क्लोज करना है और कौन सा अकाउंट आगे कैरी फॉरवर्ड होगा, अगले वर्ष जाएगा। ये डेफिनेटली हमें फर्क पड़ता है। तो उसको कैसे करने बाद में सीखेंगे। फिलहाल ये जो मेरे सामने मिस्टर राम का अकाउंट आया है, मेरे सामने सिंपल सा क्वेश्चन है कि भैया जो राम का जो अकाउंट है उसका डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। सिंपल सी भाषा में आपको करना यह है कि जो भी आपके सामने अकाउंट आया आपने जर्नल से उसको अकाउंट के अंदर लेजर के अंदर ट्रांसफर कर ली, आपने पोस्टिंग वाला काम हो गया। उसके बाद में आपको डेबिट की जोड़ करनी है और क्रेडिट की जोड़ करनी है। जो साइड की जोड़ ज़्यादा होती है, जो साइड की जोड़ ज़्यादा होती है वही उसका बैलेंस कहलाता है कि भैया उसका डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। कितना होगा दोनों के बीच का फर्क। यहाँ देखिए इन दोनों की जो जोड़ है वो है 30,000 रुपये डेबिट और क्रेडिट की जोड़ है 5,000 रुपये। यानी कि पहला जो मेरा क्वेश्चन है, दो बातें हैं समझना। पहला ये है कि इसका बैलेंस कौन सी साइड का है। पहला जो प्रश्न है कि बैलेंस कौन सी साइड का है इस अकाउंट का, और दूसरा है कि हाउ मच, कितना बैलेंस कितना है। दो प्रश्नों के जवाब हमें ढूंढने होते हैं। पहला प्रश्न, इस अकाउंट का बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट है। जिस अकाउंट की जो साइड ज्यादा होती है वही उसका बैलेंस होता है। तो यहां जो डेबिट है राम के अकाउंट में उसकी जोड़ है 30,000 और जो क्रेडिट है उसकी जोड़ है 5,000 रुपये। यानी कि राम के अकाउंट की जो डेबिट साइड है वो क्रेडिट से ज्यादा है। तो जब पहला आपके सामने प्रश्न आएगा कि भैया इस अकाउंट की जोड़ कौन से साइड है, इसका बैलेंस कौन सा है, आप कहोगे इसका डेबिट बैलेंस है, क्योंकि इसकी डेबिट साइड ज्यादा है। इसी तरह से मैं सेल्स के अकाउंट की अगर बात करूंगा तो सेल्स के जो मेरा अकाउंट है, सेल्स अकाउंट के अंदर जो मेरी क्रेडिट साइड 20,000 रुपये है, डेबिट साइड सिर्फ 7,000 रुपये है। तो जो पहला प्रश्न था कि भैया इस अकाउंट का बैलेंस कौन सा है, तो डेफिनेटली इस अकाउंट का जो बैलेंस है वो क्रेडिट है, क्योंकि क्रेडिट की जो जोड़ है वो है 20,000 रुपये और डेबिट की जोड़ है सिर्फ 7,000। तो अगर आपके सामने फिर बताया दो प्रश्न रहेंगे। पहला प्रश्न होगा कि इस अकाउंट का बैलेंस कौन सा है, आप कहोगे इसका बैलेंस है डेबिट। क्यों है? क्योंकि इसकी डेबिट साइड ज्यादा है। दूसरा प्रश्न जो है, इस पर सेल्स की बात करेंगे, सेल्स के अकाउंट के अंदर इसका जो बैलेंस है वो कौन सा है भैया, क्रेडिट बैलेंस है। पहले आप जब तक नए हो आपको सिर्फ अकाउंट के बैलेंस ढूंढने की कोशिश करनी है कि कौन से अकाउंट का बैलेंस कौन सा है, डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। बहुत सिंपल है, जो साइड ज्यादा वो उसका बैलेंस। अब दूसरा प्रश्न हमारे सामने आ रहा है कि भैया कितने से ज्यादा है। आपने कहा कि जो राम का जो अकाउंट है वो डेबिट बैलेंस है। अब प्रश्न है कि डेबिट कितना है।
तो देखो इधर है 30, इधर है 5, तो कितना डेबिट हुआ? 30 में से 5 गया, पीछे रहा 25,000 रुपीज। तो भैया इस अकाउंट का जो बैलेंस है वो है 25,000 रुपीज। पहला प्रश्न में इस अकाउंट का बैलेंस कौन सा है, उसका जवाब हुआ जो साइड ज्यादा होती है वही उसका बैलेंस होता है। दूसरा प्रश्न है कितना बैलेंस है, कितना बैलेंस है भैया, अमाउंट वाइज बताओ। तो हमें जो ज्यादा की साइड है उसको जोड़ करके इसमें से घटाना पड़ेगा, बैलेंसिंग फिगर जो बचेगा, यानी कि 25,000 रुपए से डेबिट इज हायर देन क्रेडिट, यानी कि इसका डेबिट बैलेंस है। इसी तरह से मैं अगर सेल्स के अकाउंट की बात करूंगा तो जो सेल्स का अकाउंट है इसका जो बैलेंस है वो है 20,000 रुपए क्रेडिट और 7,000 रुपए डेबिट। तो बताइए कितना, हाउ मच, कितना क्रेडिट बैलेंस है? तो कि भैया 20 में से 7 गए, पीछे रह गए 13,000 रुपए, 13,000 रुपए, 13,000 रुपए। तो यहां पे जो प्रश्न है, यहां पे हमने दो बातों का, प्रश्नों का जवाब ढूंढने की कोशिश की। पहला प्रश्न था कि किसी भी अकाउंट का बैलेंस कौन सा होता है, तो यहां पे हमने दो प्रश्नों का जवाब ढूंढने की कोशिश की कि भैया बैलेंस कैसे ढूंढें, बैलेंस ऑफ अकाउंट। इसका जवाब बहुत सिंपल है मेरे पास, वो है जो साइड अगर ज्यादा होती है, अगर किसी भी अकाउंट की जो साइड ज्यादा होती है वही उसका बैलेंस होता है। तो हायर साइड इज कॉल्ड बैलेंस। अगर डेबिट ज्यादा है, अगर किसी भी अकाउंट का जो डेबिट है विच इज हायर देन, डेबिट इज, इसको मैं ऐसे बनाऊंगा, डेबिट इज हायर देन क्रेडिट, तो हम कहेंगे भैया उसका डेबिट बैलेंस है उस अकाउंट का। परंतु अगर किसी भी अकाउंट का जो क्रेडिट है दिस इज हायर देन डेबिट, अगर ये डेबिट से ज्यादा होता है तो हम कहेंगे भैया उस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। तो पहला प्रश्न है कि किसी भी अकाउंट का बैलेंस कौन सा होता है, हमने कहा जो उसका साइड ज्यादा है, डेबिट ज्यादा है, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट ज्यादा है। कितना ज्यादा है ये कैसे फाउंड करोगे, अमाउंट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो जो हमारा ये जो पहला मेथड हमने लिखा कि यहाँ पे हमने क्या करना पड़ेगा, हमें एक रफ पेज में डेबिट की जोड़ करेंगे, लेस कर देंगे क्रेडिट, तो ये हो गया डेबिट बैलेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर अकाउंट, डेबिट बैलेंस। हम कहेंगे भैया इस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। इसी तरह से यहां दूसरी वाली स्थिति थी, क्रेडिट में से हम डेबिट साइड को घटा देंगे, पीछे जो बचेगा ये कहलाएगा क्रेडिट बैलेंस। कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, ना कोई फॉर्मूला है, खाली सिंपली समझने के लिए मैंने इसको ऐसा लिखा है, बाकी इसकी कोई नीड नहीं है। जो आपका अकाउंट है, जो आपने एक बार आइडेंटिफाई कर लिया कि भैया इस अकाउंट का तो डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट की जोड़ कर दीजिए, उसमें से क्रेडिट घटा दीजिए, वो हो गया उसका बैलेंस। इसी तरह से अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो क्रेडिट साइड की टोटल कीजिए, उसमें से डेबिट घटा दीजिए, पीछे जो बचेगा ना वो कहलाएगा क्रेडिट बैलेंस। तो ये हमने अब तक सीखा कि भैया कोई भी हमारे सामने जो अकाउंट आया है, जो भी हमारे सामने अकाउंट आएंगे उनके बैलेंस कैसे आइडेंटिफाई करें। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट, बैलेंस अभी तो सिर्फ सीखा है, अभी बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट नहीं किया है। तो इसी प्रश्न के अंदर अगर ये मेरे सामने अकाउंट आ गया मिस्टर राम का, थोड़ा सा मुझे इरेज करना पड़ेगा तो थोड़ा सा टाइम चाहिए,
चलिए ये मैंने इरेज कर दिया। चलिए इसको मैं थोड़ा ठीक कर देता हूं इसी एग्जाम्पल को। चलिए हो गया। ओके आइए, अब बहुत जरूरी प्रश्न है कि भैया इस अकाउंट को बैलेंस कैसे करना है। इस अकाउंट को बैलेंस कैसे करना है। हालांकि बात समझना भैया, अब यहाँ पे बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है। यहाँ पे इस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। आप इसकी जोड़ करके लिख लीजिए, ये हो गई 30,000 रुपये। मैंने पहले डेबिट की जोड़ क्यों लिखी है, क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरा डेबिट है वो जो है वो ज्यादा है, तो मैंने डेबिट की जोड़ लिख दी पहले। अब डेबिट की जोड़ है तो ये जो अकाउंट होगा, मुझे इसको क्या करना है, मैं सीख क्या रहा हूं, मैं सीख रहा हूं बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। मैं क्या सीख रहा हूं भैया, मैं सीख रहा हूं बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। किसी भी अकाउंट को बैलेंसिंग कैसे करनी है। हमारे सामने जो अकाउंट क्रिएट हो गए हैं, बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट समझ रहे हैं हम, हमारे सामने जो अकाउंट क्रिएट हो गए हैं उन अकाउंट को बैलेंसिंग कैसे करनी है, उसको बैलेंस कैसे करना है, ये आज अभी हमें सीखना है। तो जो पहला स्टेप था, जहां पे हमने ये देखा कि हमारी जो डेबिट साइड थी वो थी 30,000 रुपये, तो हमें इस बात का जवाब मिल गया कि भैया इस अकाउंट का जो बैलेंस है वो है डेबिट। अब मैं सीख रहा हूं इस अकाउंट को बैलेंस कैसे करूं। तो देखिए 30 के जोड़ है तो क्रेडिट साइड भी 30,000 ही होगी, तभी तो ये होगा बैलेंस। ये मेरा अकाउंट बैलेंस हो गया। जोड़ कीजिए 10 और 20 कितना हो गया 30, इधर जोड़ कीजिए 5, 30 कैसे हो गया भैया। जो आपकी साइड ज्यादा है उसकी टोटल कर लीजिए पहले। ये जो टोटल जो है, यही जो है टोटल, यही जो टोटल है, यही हमें अकाउंट को बैलेंस करना सिखाएगी। तो इधर की जोड़ हो गई 30, इधर हो गई 5, अब फर्क पड़ गया 25,000। तो यानी कि यहाँ 30 है तो मुझे इस अकाउंट को बैलेंस करना है। बैलेंस का मतलब जितना डेबिट उतना क्रेडिट, जितना डेबिट उतना क्रेडिट। तो टोटल मैंने मेरी टोटल हुई 30,000 रुपये। तो यहां मुझे टोटल 30,000 ही लिखना पड़ेगा भैया, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है अगर मुझे अकाउंट को बैलेंस करना है। तो 5,000 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, मेरा कम जो पड़ रहा है वो पड़ रहा है 25,000। तो 25,000 रुपये मुझे लिखने पड़ेंगे। ये 25,000 रुपीज इस साइड में मुझे लिखने पड़ेंगे। तो क्रेडिट साइड में मुझे क्या लिखना पड़ेगा ये अलग बात है, परंतु जो भी लिखना पड़ेगा उसके साथ में एक बाई शब्द का प्रयोग मुझे करना है। इस बात में मुझे कोई दोहराए नहीं है, क्योंकि हमने ये सीखा था कि हमारी ये संस्कार है कि क्रेडिट साइड में अगर मैं कुछ भी लिखूंगा उसके आगे मैं बाई शब्द का प्रयोग करूंगा। तो यहाँ पे ये 25,000 रुपये के लिए मुझे बैलेंस सीडी शब्द का प्रयोग करना है, ट्रेडिंग अकाउंट का शब्द का प्रयोग करना है, या प्रॉफिट एंड लॉस शब्द का ये प्रयोग करना है, ये मुझे अभी नहीं पता है। इनमें से मैं कुछ न कुछ तो लिखूंगा, क्या लिखूंगा मुझे अभी नहीं पता है। मैं सिर्फ आपको ये सिखा रहा हूं कि अकाउंट को बैलेंस कैसे किया जाएगा। मैं एक साइड की जोड़ करूंगा, उसकी जोड़ आ गई मेरी 30,000 रुपये, उतने की उतनी जोड़ में उसके सामने लिख दूंगा 30,000 रुपये। मेरा बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है 25,000 रुपीज, मुझे बैलेंसिंग फिगर में लिखना पड़ेगा। अब मेरे पास 3 शब्द है इसको लिखने के लिए, या तो मैं लिखूंगा बाई बैलेंस सीडी, या लिखूंगा बाई ट्रेडिंग अकाउंट, या लिखूंगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये मुझे अभी नहीं पता है मैं क्या लिखूंगा, पर इन 3 में से कुछ एक लिखूंगा। क्या लिखूंगा आगे देखेंगे। तो इन 3 में से कोई एक शब्द का प्रयोग करते हुए मैं इस अकाउंट को क्लोज कर दूंगा। और ये मैंने सीख दिया बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट करना।
तो बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन है कि सर आपने तो कहा था कि इसका जो बैलेंस है वो डेबिट है, फिर बैलेंस आपने यहां क्यों लिखा है? भैया यही तो कमाल है। जब सर आपने कहा इस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 25,000 रुपीज, 25,000 रुपीज, अगर आपने जोड़ इसका डेबिट बैलेंस लिखा है, आपने बोला डेबिट बैलेंस है, फिर क्रेडिट में बैलेंस क्यों लिखा है? भैया इसके बेचारे की ये साइड कम पड़ गई तो इसको सहारा देना पड़ा, ये सहारा देना पड़ा ताकि हमारी अकाउंटिंग के जो बेसिक प्रिंसिपल है वो फॉलो हो जाए। तो उस बात का ये बैलेंस शीट शब्द देख के आपको जरा भी ये नहीं सोचना है कि ये क्रेडिट बैलेंस है। भैया इस अकाउंट का बैलेंस तो डेबिट ही है, इस अकाउंट का जो बैलेंस है वो डेबिट है 25,000 रुपए से। ये हमने सीखा बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट करना। अकाउंट का बैलेंस कौन सा होता है अलग बात है, और बैलेंसिंग कैसे करना है, सहारा देके, एक स्टेप देके, एक छड़ी देके सहारा दिया और हमने उस अकाउंट को बैलेंस किया। तो जो साइड इसकी कमजोर थी, इसकी कमजोर कौन सी थी? इसकी स्ट्रॉन्ग साइड थी डेबिट, तो कमजोर साइड को हमने सहारा दिया 25,000 रुपए से। पर जीता कौन? जीता डेबिट साइड, तो बैलेंस हमेशा डेबिट कहलाएगा। और ये जो सहारा दिया, सहारा देने के लिए, हर अकाउंट को सहारा देने के लिए हमारे पास 3 शब्द होंगे। बैलेंस शब्द का प्रयोग करेंगे, ट्रेडिंग का करेंगे, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का शब्द करेंगे, का प्रयोग करेंगे। ये हम आगे सीखेंगे अगले वीडियो के अंदर। फिलहाल ये समझिए कि उसको बैलेंस करने के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाएगा और डिफरेंस अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं सेल्स का, जो मेरा अकाउंट था, ये मेरे सामने सिर्फ और सिर्फ सेल्स का अकाउंट है और कोई अकाउंट अगर नहीं है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा जरा ये समझते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, इस अकाउंट का बैलेंस कौन सा है? तो इस अकाउंट का जो बैलेंस है भैया वो है क्रेडिट, क्योंकि इसकी क्रेडिट साइड जो है वो है ज्यादा। पहले प्रश्न का जवाब हुआ बैलेंस कौन सा है? क्रेडिट बैलेंस है, यस। दूसरा प्रश्न क्या है? कितना बैलेंस है? कितना बैलेंस है? भैया 13,000 रुपए है, क्रेडिट साइड 13,000 रुपए ज्यादा है। 3 प्रश्नों के जवाब। बैलेंस कौन सा है? मिला डेबिट क्रेडिट बैलेंस। कितना है? कितना है? 13,000 रुपए। हमने क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड घटा के देख ली, अलग से कैलकुलेटर में कर ली, रफ पेज में कर लिया, हमने देखा कि भाई 13,000 रुपए से क्रेडिट। तीसरा प्रश्न, बैलेंसिंग कैसे करें? बैलेंसिंग कैसे करें? तो बैलेंसिंग करने के लिए हमारी जो साइड ज्यादा है पहले हम उसकी करेंगे टोटल। तो ये साइड हमें पता है ज्यादा है, हमने यहां लिख दिया 20,000 रुपए। तो हमने हमारी ज्यादा की जो साइड है उस साइड की टोटल कर ली, और ये कि ये टोटल एज इट इज उठा के हमने यहां रख दी कितनी? 20,000 रुपए। कुछ नहीं करना है, टोटल जिस साइड की ज्यादा हो उसको पहले टोटल मारो 20,000 रुपए। ये कि ये टोटल आप इधर लिख दो, क्रेडिट की ज्यादा थी आपने डेबिट में लिख दी। अब बताइए बैलेंसिंग फिगर किधर है? कितना कम पड़ रहा है? 7 ऑलरेडी है, चाहिए कितने? 20। 7 ऑलरेडी है, चाहिए भैया हमें 20 पूरे पूरे। तो हमारे पास जो कम पड़ रहे हैं वो है 13,000 रुपए। तो 13,000 का हमें इस साइड में सपोर्ट देना पड़ेगा। सपोर्ट देने के लिए हमें कुछ यूज करना है, टू तो करना ही है। या तो मैं लिखूंगा बैलेंस शब्द का प्रयोग, या ट्रेडिंग शब्द का प्रयोग, या मैं करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस शब्द का प्रयोग। इन तीनों में से मैं एक शब्द का प्रयोग करते हुए मैं लिखूंगा टू बैलेंस शीट, या लिखूंगा टू ट्रेडिंग अकाउंट, या लिखूंगा टू P&L। तीनों नहीं लिखूंगा, एक लिखूंगा। कौन सा लिखूंगा ये थोड़ा सा ट्विस्ट है, आगे समझेंगे। तो इनमें से कोई एक शब्द का प्रयोग करते हुए 13,000 रुपए यहां लिखेंगे। तो ये हमारी हो गई
20,000 रुपये डेबिट, 20,000 रुपये क्रेडिट। तो यहाँ पर हमने जो भैया सीखा, क्या सीखा देखिए, हमने बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट का फॉर्मूला सीखा और हमने 3 प्रश्नों के जवाब ढूंढने की कोशिश की, जहाँ पे सबसे पहला जो हमारा काम था, बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट जब हम ढूंढ रहे थे, बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट जो हम करने की कोशिश कर रहे थे, इसमें हम बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट करने की कोशिश कर रहे थे। इसमें सबसे पहले हमने ये सीखा कि भैया किसी भी अकाउंट का बैलेंस कौन सा होता है, किसी भी अकाउंट का डेबिट बैलेंस कब होता है और क्रेडिट बैलेंस कब होता है, ये हमने सीखा। बैलेंस ढूंढना, सिर्फ बैलेंस ढूंढना, ये हमने पहले प्रश्न में ढूंढा। दूसरे प्रश्न में हमने ढूंढा कि हाउ मच, कितना बैलेंस, ये कैसे निकालेंगे। तो हमने कहा डेबिट में से क्रेडिट कर दो या फिर क्रेडिट में से डेबिट कर दो, या इसको ऐसे लिख दूं कि कितना बैलेंस ढूंढना है। इसके लिए हमने जिस साइड का बैलेंस मिला, तो मैंने कहा भैया डेबिट का बैलेंस कितना है, तो डेबिट बैलेंस ढूंढने के लिए मैंने डेबिट के जोड़ में से क्रेडिट जोड़ घटा दी, और अगर मेरा क्रेडिट का अकाउंट का बैलेंस ढूंढना था तो मैंने क्रेडिट साइड की टोटल में से डेबिट साइड की टोटल घटा दी। तो दूसरा जो प्रश्न था कि भैया कितना बैलेंस ज्यादा है, कितना बैलेंस ज्यादा है, ये हमने यहां से ढूंढ लिया। ये ढूंढने के बाद हम कह सकते थे, पहले प्रश्न में हमने सिर्फ ये कहा कि इस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, दूसरे प्रश्न में हमने कहा कि भी इस अकाउंट का 25,000 रुपए से डेबिट बैलेंस है। पहले प्रश्न में कहा डेबिट बैलेंस है, कितना पता नहीं है, दूसरे में कहा 25,000 रुपए का डेबिट बैलेंस है। तीसरा प्रश्न है अब उस अकाउंट को बैलेंस कैसे करोगे, तो अकाउंट को बैलेंसिंग कैसे करोगे, उस अकाउंट को हमको बैलेंसिंग करने के लिए तो हमने यूज किया बैलेंसिंग फिगर। ये बैलेंसिंग फिगर को लिखने के लिए, इस बैलेंसिंग फिगर को लिखने के लिए हमने 3 शब्दों का प्रयोग करना है। या तो लिखना है बैलेंस शब्द का प्रयोग, बैलेंस सीडी, या लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट, और या लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये मैंने अभी आपको नहीं बताया कि इन तीनों में से क्या लिखना है। इन तीनों में से एक शब्द का प्रयोग करते हुए हम उस अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर को कैलकुलेट करेंगे, और जो बैलेंसिंग फिगर आया उस बैलेंस शीट फिगर को हमने ये शब्दों का प्रयोग किया। आप जल्दी से कीजिए, इसे नोट डाउन कि भैया व्हाट इज बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। बहुत सारे प्रश्न करेंगे, उसको जरा भी टेंशन जरूरत नहीं है। एक बार हमें हमारा फंडामेंटल जो पार्ट है वो अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी हमारी जो गाड़ी है वो हाईवे पे पहुंच गई है। अब न तो ब्रेक लगाना है भैया, न कुछ और दिमाग लगाना है, अच्छे से स्टीयरिंग पकड़ो और एक्सीलेटर लगाते हुए अपनी जो गाड़ी है वो हाईवे पे चलाते जाओ। हम बहुत जल्द हमारा जो एंड रिजल्ट है, जहां हम हमारी बुक्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करेंगे, और वही तो हमारा टारगेट है। तो 1-2 हडल बीच में और आएगी, जहां हमने इन अकाउंट का बैलेंस किया, फिर हम इसका ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, और ट्रायल बैलेंस के बाद में सीधे सीधे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। तो वहां तक का सफर भी तय करेंगे। पर पहले आप जल्दी से इसे एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए कि भैया हमने बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट करना सीख लिया। अब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि अभी जो मैंने आपसे कहा कि जब भी किसी भी अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर है, वो बैलेंसिंग फिगर निकालने के लिए, बैलेंसिंग फिगर को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास 3 शब्द है
एक जो शब्द है वो क्या मिला हमें भैया, पहला जो शब्द हमें मिला था वो क्या मिला था, वो मिला था बैलेंस वर्ड का, बैलेंस CD, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। या मैंने कहा आपको एक शब्द का प्रयोग करना है, वो करना है ट्रेडिंग अकाउंट या करना है P&L अकाउंट। तो जो साइड कमी पड़ रही है, जहां हमें सपोर्ट देना है, वो सपोर्ट देने के लिए हमारे पास 3 शब्द मिले। एक शब्द जो था जहां हमने कहा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड शब्द का प्रयोग किया जाएगा सपोर्ट देने के लिए, या ट्रेडिंग अकाउंट शब्द का प्रयोग किया जाएगा सपोर्ट देने के लिए, या फिर किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन तीनों शब्दों में से हर अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर निकालने के लिए आपको हर एक का बैलेंसिंग फिगर निकालने के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है। अगर ये सारे के सारे आप डेबिट में लिखोगे तो सबके आगे टू शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा, परंतु यही अगर आप क्रेडिट साइड में लिखते हो तो ऐसी स्थिति में आपको ये शब्द के पीछे आगे 22 शब्द का प्रयोग करना है। ये हमारी सामान्य परंपरा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ आने वाली है, समस्या यहाँ आने वाली है कि कौन से अकाउंट को हम ये शब्द का प्रयोग करेंगे, कौन से अकाउंट के लिए ये शब्द का प्रयोग करेंगे और कौन से अकाउंट के लिए प्रॉफिट एंड लॉस शब्द का प्रयोग करेंगे, ये हमें अच्छे से समझना है यहाँ पर। तो ये समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने ये सीखा था, हमने बचपन में ये सीखा था बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट करना। अभी हम सीख रहे हैं, गलती से डिलीट हो गया तो हमने वापस हेडिंग लिख दी। तो कौन से अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर किस शब्द के साथ प्रयोग किया जाएगा, या इसे कहिए कि कौन से अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर लिखने के लिए हमें कौन से शब्द का प्रयोग करना है, ये डिपेंड करता है उस अकाउंटिंग हेड का नेचर क्या है। उस अकाउंटिंग हेड का नेचर क्या है, और अकाउंटिंग हेड का नेचर हमने बचपन में सीखा था कि भैया हमारे पास 2 तरह के मेथड है अकाउंट का क्लासिफिकेशन करने के लिए, उसका नेचर समझने के लिए। हर अकाउंटिंग हेड का हर ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होने वाले अकाउंटिंग हेड का नेचर समझने के लिए हमारे पास 2 मेथड थे। एक मेथड का नाम हमने कहा था ट्रेडिशनल मेथड, और एक का नाम हमने दिया था भैया, दूसरे का नाम क्या दिया था, दूसरे मेथड का नाम हमने दिया था मॉडर्न अप्रोच या मॉडर्न अप्रोच वाला मेथड। ये हमने 2 शब्दों का प्रयोग करते हुए सॉरी इन 2 तरीकों से हमने अकाउंट का क्लासिफिकेशन किया था, अकाउंट का नेचर समझने की कोशिश की थी। अंडर ट्रेडिशनल हमने अकाउंट का जो क्लासिफिकेशन है वो 3 तरह से किया था। पहला किया था भैया पर्सनल नेचर के अकाउंट, दूसरा जो किया था वो किया था रियल अकाउंट, और जो तीसरा किया था वो था हमारा नॉमिनल अकाउंट। ये 3 तरह के क्लासिफिकेशन हमने बचपन में सीखे थे। यानी कि जिस अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर आपको निकालना है और उसको रिकॉर्ड करना है, तो रिकॉर्ड करने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि उस अकाउंट का नेचर क्या है। मिस्टर राम आया, आपको पता चल गया भैया ये पर्सनल अकाउंट है। PNB पंजाब नेशनल बैंक शब्द आ गया, आपको पता चल गया पर्सनल अकाउंट है। बैंक ओडी लिमिट आ गई, आपको पता चल गया पर्सनल अकाउंट है।
किसी भी तरह की एसेट्स आपके सामने आ गई, एसेट्स हो गई आपकी प्लांट एंड मशीनरी हो गई, आपकी किसी भी तरह की एसेट्स पकड़ लो, ठीक है ना। तो जो भी एसेट्स आपके सामने आई, लैंड एंड बिल्डिंग आई, फर्नीचर आया, प्लांट मशीनरी आई, और भी किसी भी तरह की जो भी आपके व्हीकल्स आ गए, कोई भी एसेट्स आ गई, तो आपको एक बार के लिए सोचना यस कि मेरी एसेट्स है, इसको मुझे बैलेंसिंग कैसे करना है। और नॉमिनल अकाउंट में हमने दो तरह की क्लासिफिकेशन देखी थी कि हमारे बिजनेस के एक्सपेंसेस भी देखे थे, हमने हमारे बिजनेस के एक्सपेंसेस और लॉसेस को भी देखा था, और हमारे बिजनेस की इनकम और रेवेन्यू को भी देखा था। ये दो तरह के हमने यहाँ देखे थे। तो सर ये तो हमने बचपन में सीख लिया था, और वापस क्यों रिपीट कर रहे हो भैया? इसी क्लासिफिकेशन के आधार बेस पे ये डिपेंड करेगा कि उस अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर निकालने के लिए आपको जो शब्द का प्रयोग करना है, वो शब्द जो है वो बैलेंस शब्द है या ट्रेडिंग पी&ल का यूज करना है। देखिए ट्रेडिंग कहाँ यूज करना है, पी&ल कहाँ यूज करना है, ये कंसेप्ट मैं अभी आपको नहीं बता पाऊंगा, उसमें बहुत लगेगा टाइम, परंतु वो क्लासिफिकेशन अलग है, तो इन दोनों में से एक शब्द का प्रयोग किया जाएगा, इससे काम चल जाएगा। टॉपिक पे आता हूं। अगर मेरा पर्सनल अकाउंट होगा, तो इस अकाउंट को मैं बैलेंस CD कैरी फॉरवर्ड शब्द का यूज करके बैलेंसिंग फिगर निकालूंगा। इसी तरह से अगर मेरा रियल अकाउंट है तो भी मैं बैलेंस CD शब्द का प्रयोग करके बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, और आगे एक और शब्द चलेंगे ब्रॉड फॉरवर्ड, उसका अलग मीनिंग होता है। तो ये दो तरह के जो नेचर है, पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट, इन अकाउंट का ध्यान रखना। इन अकाउंट का अगर आपको बैलेंसिंग फिगर निकालना है तो बैलेंस CD शब्द का प्रयोग करना है। अगर डेबिट साइड में लिख रहे हो तो आपको टू शब्द का प्रयोग करना है। क्रेडिट साइड में अगर लिख रहे हो तो 22 शब्द का प्रयोग करना है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। रियल अकाउंट को भी अगर डेबिट साइड में लिख रहे हो 2 लिखना है, और क्रेडिट साइड लिख रहे हो तो 22 शब्द का प्रयोग करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर क्लोज करते समय, लिखते समय आपको पहले अकाउंट का नेचर समझना होगा, और नेचर चूंकि हम जर्नल के अंदर बहुत अच्छे से कर चुके हैं तो अब आपको तकलीफ नहीं आएगी। मैंने कहा गाड़ी हाईवे पे चढ़ चुकी है तो अब तो रिपीटेशन है, नया रूल कुछ नहीं आना है भैया। अब जो तीसरी क्लासिफिकेशन हमारी रही वो रही हमारे पास नॉमिनल अकाउंट। तो जो नॉमिनल अकाउंट के क्लोज होंगे ना वर्ड, उनके लिए आपको ट्रेडिंग जो शब्द का प्रयोग करना है वो करना है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग की जगह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हो सकता है, इनमें से कोई एक शब्द का यूज करना है। फिलहाल आप क्या करना, ट्रेडिंग ऑब्लिक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख देना, आपका काम चल जाएगा। कहाँ ट्रेडिंग होगा, कहाँ पी&ल होगा, जब तक मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना नहीं सिखा देता तब तक आपके लिए ये क्लासिफिकेशन संभव नहीं है। तो आपको क्या करना है, ऑब्लिक लगाना है, ट्रेडिंग पी&ल। तो या तो ट्रेडिंग में जाएगा या पी&ल में जाएगा आएगी। ये सारे के सारे अकाउंट होंगे जो नॉमिनल नेचर के अकाउंट होंगे, चाहे वो हमारा सेल्स का अकाउंट था, रेवेन्यू का अकाउंट था, परचेज का अकाउंट था, कोई भी खर्चे का अकाउंट था। इनको जो है, इन अकाउंटों को कभी भी बैलेंस शब्द का प्रयोग करके बैलेंसिंग फिगर नहीं निकालना है। इनको ट्रेडिंग और पी&ल, ट्रेडिंग या पी&ल शब्द का प्रयोग करना है। फिलहाल जिस स्थिति में आप हो, आपको दोनों ही लिख देने हैं, ट्रेडिंग ऑब्लिक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर डेबिट में लिख रहे हो तो आप लिखोगे 2, और क्रेडिट में लिख रहे हो तो बाय ट्रेडिंग अकाउंट। यानी कि अगर मैं प्रीवियस एग्जांपल अगर डिलीट हो गया, या यहाँ मैं देख लेता हूँ, सॉरी डिलीट हो गया है, तो हमने जो राम का अकाउंट बनाया था, प्रीवियस एग्जांपल में हमने जो राम का अकाउंट बनाया था, उसको क्लोज करने के लिए हमें जो शब्द का यूज करना है वो है, राम हमारा पर्सनल अकाउंट है तो हम उसको क्या करते, डेबिट बैलेंस था ना उसका,
तो क्रेडिट साइड से बैलेंसिंग करेंगे तो बाई बैलेंस सीडी शब्द का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना। परंतु जो सेल्स का अकाउंट था नीचे वाला, उसको हमें किससे क्लोज करना है, उसको हमें भैया क्लोज करना है किससे, ट्रेडिंग या P&L से। अब ट्रेडिंग कहाँ यूज होगा, प्रॉफिट एंड लॉस शब्द कहाँ प्रयोग होगा, ये हम आगे डिटेल में समझेंगे। फिलहाल आपका काम इससे चल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हालांकि अभी मैं जो बात कर रहा हूँ ना, उसका लॉजिक अभी आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा। ये आपको जब ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बनाएंगे ना तब समझ में आएगा। पर फिर भी एक दिमाग में छोटा सा क्लिक कीजिएगा कि थोड़ा सा दिमाग में ध्यान रखिएगा कि जिन अकाउंट के बैलेंस शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ये वो अकाउंट होते हैं जो अगले वित्तीय वर्ष में जाते हैं। इनके बैलेंस आगे लेके जाएंगे, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड अगले साल लेके जाएंगे। लॉजिक क्या है अभी नहीं पता, आगे समझेंगे। फिलहाल ये याद रखिए कि जिन अकाउंट के बैलेंस हमने निकाले हैं, जिनके हमने बैलेंस शब्द का यूज किया है, इसका लॉजिक से होता है कि इन अकाउंट के जो बैलेंस हुए उसको कैरी फॉरवर्ड आगे लेके जाएंगे, इनके बैलेंस आगे लेके जाएंगे, कैरी फॉरवर्ड। परंतु जिन अकाउंटों को हमने प्रॉफिट एंड लॉस शब्द का प्रयोग कर लिया, ये वो अकाउंट हो गए जो इसी साल खाए पिए हाजमा लिए। मैंने आपको रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर का कंसेप्ट बताया था इंट्रोडक्शन टू अकाउंट के अंदर। मैंने कहा था कि रेवेन्यू नेचर के खर्चे हो या रेवेन्यू नेचर की इनकम हो, का मतलब होता है जिसका बेनिफिट उसी साल एग्जॉस्ट हो जाता है, अगली साल नहीं लेके जाया जाता है। जो खर्चे इस साल हो गए वो खर्चे का हिसाब किताब इस साल हो जाएगा कि भैया कितना कमाया और कितना लॉस किया। अब अगले साल की शुरुआत नई तरीके से करेंगे। परंतु जिनके बैलेंस जो है, जो हमने संपत्तियां खरीद ली या हमने जो जिन लोगों से मांगते हैं या हमसे कोई मांगता है, तो क्या उसको ये कह सकते हैं कि अब मांगना सब बराबर, क्योंकि हमने इस साल हमारे अकाउंट्स क्लोज कर दिए, अब तू भी जीरो और मैं भी जीरो, ना मैं तुझे कुछ दूंगा ना तू मुझे कुछ देना। क्या ऐसा संभव है? तो जो पर्सनल अकाउंट है और जो रियल अकाउंट है, जो पर्सनल अकाउंट है और जो रियल अकाउंट है, बात समझना, इनके जो बैलेंस होंगे वो आगे कैरी फॉरवर्ड इसलिए किए जाते हैं कि इनसे फ्यूचर में कोई इकोनॉमिक बेनिफिट ड्राइव होने वाला है। इनको ही तो काम में लेके हम धंधा रन करेंगे, तो इन वस्तुओं को लेके जाना पड़ेगा आगे। परंतु जो पर्सनल अकाउंट है, या तो हमें उनसे कुछ लेना है और या हमें उनसे कुछ देना है, तो क्या उनको ये कह सकते हैं कि अब लेना देना सब जीरो, क्योंकि हमने हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लोज कर दिया। क्या ये संभव है? नहीं हुआ ना। तो इन अकाउंट को हम आगे लेके जाएंगे, कैसे लेके जाना है, और ये बैलेंसिंग फिगर जो क्रेडिट में लिखा है, फिर भी कहा ये एक्चुअल डेबिट बैलेंस है, उसका लॉजिक क्या है, अगली साल जब कैरी फॉरवर्ड करेंगे ना, उसको जो लेकर आएंगे उस टाइम उसका बैलेंस ठीक करेंगे, सही करेंगे, वो वहां पे डिटेल में देखेंगे। अभी दिमाग में हल्का सा सिर्फ इतना रखना है कि भैया जो नॉमिनल अकाउंट है, ये वो अकाउंट हो गए, ये वहाँ यहाँ वो खर्चे हो गए, यहाँ जो खर्चे हो गए या जो रेवेन्यू हो गई वो इसी पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर से रिलेवेंट थी। इसी अकाउंटिंग ईयर में हम ये जान लेंगे कि हमने क्या कमाया या हमने कितना लॉस किया। इस बात की हम अगले साल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अगले साल की शुरुआत नए तरीके से करेंगे। ये तो हमने समझा अंडर ट्रेडिशनल मेथड, परंतु अगर आप मॉडर्न अप्रोच का मेथड फॉलो कर रहे हो तो यहाँ हमने मॉडर्न अप्रोच के अंदर हमने जो हमारे अकाउंट है उसका जो क्लासिफिकेशन है वो 5 तरह से किया था। पहला क्लासिफिकेशन हमारा कैपिटल अकाउंट के नेचर, सेकेंड क्लासिफिकेशन था वो हमारी लायबिलिटी को रिप्रेजेंट करने वाले अकाउंट,
तीसरा जो क्लासिफिकेशन था वो था हमारी एसेट्स को रिप्रेजेंट करने वाले अकाउंट। चौथा जो क्लासिफिकेशन था हमारा, चौथा जो हमारा क्लासिफिकेशन था जो हमारे रेवेन्यू को रिप्रेजेंट करने वाले अकाउंट। ये रेवेन्यू एक्चुअली यहां पे था, कोई बात नहीं, एक बार के लिए यहां लिख लिया इजी समझने के लिए। और पांचवा जो क्लासिफिकेशन था वो हमारे बिजनेस के एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करने वाले अकाउंट है। तो अंडर मॉडर्न अप्रोच हमने हमारे जो अकाउंट का क्लासिफिकेशन किया था ये 5 तरीके से किया था। तो यहाँ पे अगर आप मॉडर्न अप्रोच से करते हो तो जो भी अकाउंट आपके सामने आया, जैसे कैपिटल अकाउंट आया, ड्राइंग अकाउंट आया, ठीक है ना, लायबिलिटी के अंदर कोई लोन का आदमी आया, मिस्टर राम का नाम आ गया, जो एसेट्स के फॉर्म में भी हो सकता था अगर आप पैसा मांगते हो, मिस्टर राम लायबिलिटी के फॉर्म में भी हो सकता था अगर वो आपसे पैसा मांगता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे बिजनेस की सारी एसेट्स यहाँ आ गई। तो ये जो क्लासिफिकेशन हमने 5 तरीके से किया था, तो अगर ये क्लासिफिकेशन के अंदर आए हैं, ये 3 तरह के नेचर के अकाउंट है, तो इनको हम बैलेंस शब्द का प्रयोग करके क्लोज करेंगे। या तो लिखेंगे टू शब्द का प्रयोग या लिखेंगे बाई शब्द का प्रयोग। बैलेंस कैरी, बैलेंस BCD कैरी फॉरवर्ड, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, बैलेंस सीडी का प्रयोग करके करेंगे। क्योंकि मैंने कहा कि जो आपकी एसेट्स है उनका यूज करके आप अगले साल रेवेन्यू जनरेट करोगे। लायबिलिटी इस साल की जो आपके दे बाकी रह गए, क्या अकाउंटिंग ईयर क्लोज होने से वो आपके लोग माफ कर देंगे? नहीं ना। तो लायबिलिटी अगले साल भुगतान करनी पड़ेगी, तो आपको हिसाब आगे लेके जाना पड़ेगा। इसी तरह से आपका जो कैपिटल है, कितना पैसा आपने लगा रखा है, क्या आपका बैलेंस बचा है, ये भी तो हिसाब रखना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे अकाउंट तो बैलेंस सीडी से यूज होंगे, क्लोज होंगे, परंतु जो रेवेन्यू है और जो एक्सपेंसेस है ये हो गए खाए पिए हाजमाए वाले शब्द। तो यहाँ हमने ट्रेडिंग शब्द का प्रयोग या प्रॉफिट एंड लॉस शब्द का प्रयोग करके इस अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। या तो टू शब्द का प्रयोग करेंगे या बाई शब्द का प्रयोग करेंगे। सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ इस बात को कि मेरे सामने कुछ एग्जाम्पल आए, मान लीजिए मेरे सामने एक सेल्स शब्द आ गया कि भैया सेल्स का जो अकाउंट है वो क्लोज करना है। इसका बैलेंसिंग फिगर निकालने के लिए कौन सा अकाउंट हो गया भैया? रेवेन्यू के नेचर का अकाउंट हो गया। तो मुझे ट्रेडिंग या P&L शब्द का प्रयोग करना है। मेरे सामने परचेज शब्द आ गया, परचेज का अकाउंट आ गया, इसका बैलेंसिंग फिगर निकालना है। मैं या तो ट्रेडिंग शब्द का प्रयोग करूंगा या P&L शब्द का प्रयोग करूंगा, क्योंकि मेरे बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है। मेरे सामने सैलरी पेड शब्द अकाउंट आ गया, मेरे सामने अकाउंट आया सैलरी पेड, तो जो सैलरी है अगेन मेरे बिजनेस का एक्सपेंसेस हो गया, इसको भी मैं ट्रेडिंग P&L से क्लोज करूंगा। मेरे सामने आ गया कमीशन रिसीव्ड, रेंट पेड, ये इस तरह के अकाउंट आ गए। तो ये सारे के सारे मेरे बिजनेस के एक्सपेंसेस और रेवेन्यू है। मैंने कहा एक्सपेंसेस और रेवेन्यू का हिसाब मैं इसी पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में करूंगा, उसको मैं आगे लेके नहीं जाऊंगा। मुझे इसी साल देखना है कि मैंने क्या कमाया या कितना लॉस किया। इन बातों को मैं यहीं ख़त्म करके नए फाइनेंशियल की शुरुआत अच्छे से करूंगा। परंतु मेरे सामने आया कि आपने बैंक से ओडी लिमिट ले रखी है, मेरे पास लायबिलिटी का अकाउंट आ गया। तो ऐसी स्थिति में जो लायबिलिटी वाला जो मेरा अकाउंट है, उस अकाउंट को बैलेंसिंग फिगर निकालने के लिए मुझे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। मिस्टर राम जिसको मैंने उधार माल बेचा था, तो वो मेरे लिए एसेट्स हो गई, तो मिस्टर राम का जो अकाउंट है उसको भी मुझे बैलेंस करना पड़ेगा। मिस्टर मोहन जिसने मुझे माल बेचा था, तो मेरे लिए लायबिलिटी हो गई, क्योंकि मुझे भुगतान करना है। तो ऐसी स्थिति में भी मैं बैलेंस कैरी यूज करूंगा, क्योंकि मुझे आगे स्पेसिफिक डेट को उसका भुगतान करना पड़ेगा। तो हमने क्या सीखा भैया अब तक? देखिए, अब तक हमने सबसे पहले सीखा कि कोई भी अकाउंट का बैलेंस कौन सा होता है, ये वो जाना, कितना होता है वो समझा, फिर हमने समझा कि उस अकाउंट को बैलेंसिंग कैसे करना है,
और बैलेंसिंग करने के लिए, बैलेंसिंग फिगर जो निकालना है हमें, बैलेंसिंग फिगर निकालने के लिए हमेशा किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वो अकाउंट का नेचर क्या है। उस नेचर के हिसाब से अगर वो पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है, और अगर मैं मॉडर्न अप्रोच से बात करूंगा तो कैपिटल, लायबिलिटी, एसेट्स, इनकम और रेवेन्यू, सर रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर नेचर का है। उस नेचर पर डिपेंड करता है कि उस अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर जो मैं निकाल रहा हूं ना, उस बैलेंसिंग फिगर को लिखने के लिए, उसको लिखने के लिए मुझे क्या शब्द का प्रयोग करना है, वो इस पे टोटली मेरा डिपेंड करता है।